Place your hand on the chest. You can feel the chest move up and down. Yes, you are breathing. What is breathing? Exchange of gases, taking in of oxygen, giving out of CO2 is breathing. And breathing is often commonly referred to as respiration also. Although respiration is much deeper term, more complex, it is at cellular level, respiration. In the cells it happens. और ये है क्या? It is oxidation of food, that is glucose, in the presence of respiratory enzymes to get you energy, ATP, to do various activities. Mechanism of breathing एनिमल्स का अलग अलग है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एनिमल्स के हैबिटेट्स अलग हैं, रहने का स्थल. इसी प्रकार उनके लेवल्स भी अलग अलग हैं. कुछ सिंपल हैं, सरल, और कुछ जटिल एनिमल्स हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट ब्रीदिंग डिफर्स इन एनिमल्स. इन द इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी प्राणी विदाउट द वर्टिब्रल कॉलम and the bones. Look at the sponges. This is cycon which I have made, porifera. इसमें ऑस्टिया देख रहे हैं आप, ये छेद छेद हैं ऑल ओवर द सरफेस. वाटर ऑक्सीजन लेके आता है और अंदर घुसता है, ऑक्सीजन लाता है और बाहर चला जाता है वाटर. किसके साथ? CO2 को लेके. यानी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली जाती है इस दौरान और CO2 दे दी जाती है. ऑक्सीजन ले ली और अब ये जो वाटर बाहर निकला है इसमें CO2 होगी डिजॉल्व्ड. हाइड्रा, अ सीलेंटरेट. इसमें क्लोज्ड एलिमेंट्री कैनाल है. वाटर अंदर आया, ऑक्सीजन लाया, बाहर गया, CO2 ले गया. तब तक ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली गई, ले ली गई, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, और CO2 दे दी गई. प्लानेरिया, अ फ्लैट वॉर्म. प्लेटीहेलमिन्थस. इसमें सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है. ऑक्सीजन वाला पानी अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है. CO2 इज बीइंग गिवन और डिफ्यूजिंग आउट इनटू द वाटर. अर्थवॉर्म और कॉकरोच, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स? अगेन इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है अभी भी. रिगार्डिंग ब्रीदिंग पैटर्न, अर्थवॉर्म में तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रही है ब्रीदिंग. कैसे? थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, थ्रू द मॉइस्ट क्यूटिकल. आपको पता है कि ये अर्थवॉर्म केंचुआ कितना लीजली जैसा होता है, इस पे पानी पानी सा होता है, लेसदार सा. तो मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू हैपन. ऑक्सीजन अंदर घुसेगी, इट विल एंटर, CO2 will come out. So this is how through the moist cuticle exchange of gases is happening in earthworm. ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर. लेकिन किस रूप में? ये दोनों ही जब घुसेंगी या निकलेंगी रिस्पेक्टिवली तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर निकलेंगी या घुसेंगी. ऑक्सीजन और CO2 वाटर में ही डिजॉल्व होके आए जाएंगी. आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, राउंड राउंड होल्स, छेद छिद्र, जिनके द्वारा एयर अंदर घुसती है. एयर यानी ऑक्सीजन युक्त एयर स्पाइरेकल में घुसेगी और अंदर ये ट्रैकिया है यानी पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर पड़े हैं. ये और फर्दर ब्रांचिंग हो रही है, इसकी ट्रैक्यूल्स बन रहे हैं और फाइनली ये ट्रैक्यूल सेल तक पहुँचे हुए हैं. यानी सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो गया, टिश्यू तक पहुँच गए. ये जो येलो येलो बनाए हैं ये सेल्स हैं और इस प्रकार इनको ट्रैक्यूल्स दे देते हैं ऑक्सीजन और इनसे ले लेते हैं CO2 और बाहर स्पाइरेकल्स के थ्रू ही बाहर. मैंने ये छेद ज़्यादा बनाए हैं पर ये एक
लिमिटेड नंबर होता है इन स्पाइरेकल्स का हर सेगमेंट में एक्चुअली। प्रॉन यानी झींगा एक एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड फाउंड इन वाटर। इसके अंदर मिलते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, हाईली वेस्कुलराइज्ड गिल्स। ये वेस्कुलराइज्ड हैं यानी रिच इन कैपिलरीज, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो सके। वाटर विल ब्रिंग इन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड थ्रू द वाटर ओनली CO2 विल बी थ्रोन आउट। ये गिल्स बिल्कुल बुक के पेजेस की तरह होते हैं, स्टैक्ड वन ओवर द अदर। और ऐसे ही सीप में, ऑयस्टर में, मोलस्क्स में, इनमें भी गिल्स मिलते हैं एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लुक एट दिस, लाइंड वन ओवर द अदर, स्टैक्स में, पाइल्स में पड़े हुए, और रिच इन कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लुक एट द फिशेस, द अर्ली वर्टिब्रेट्स। इनकी ब्रीदिंग देखते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ गिल्स, special structures, the gills in the fishes help in exchange of gases। वाटर बाहर निकलता है तो CO2 लेके आता है, और अगर वाटर अंदर जाता है तो ऑक्सीजन जाती है अंदर। ऑक्सीजन इज टेकन इन थ्रू द वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर। और अपने ये नागराज, ये मिट्ठू मियाँ, ये चिंटू बाबा, इन सब के पास हैं लंग्स, फेफड़े, फुफ्फुस, as the respiratory organs meant for breathing in of oxygen, taking out of CO2। reptiles, birds, mammals। अरे, और ये कौन छोटा सा बैठा है, इसको तो हम भूल ही गए। अच्छा, मेंढक मियाँ हैं, यानी amphibians। So these all are endowed with lungs। और ये फ्रॉग, राना टिगरीना, एम्फीबियन, ये बड़ा ही समझदार है भाई। जब ये पानी में होता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दिखाता है, दैट इज थ्रू द स्किन, मॉइस्ट स्किन, थिन स्किन, exchange of gases takes place in the water, cutaneous respiration by the frog, by the amphibians। लेकिन when they are out of water, that is on the land, terrestrial habitat, then it will use the lungs for breathing। The human respiratory system comprises of mainly two organs, the lungs, फुफ्फुस, फेफड़े। नॉस्ट्रिल से शुरू होता है ये सब। यहाँ पे है नेजल चैम्बर, उसके बाद आ गया फेरिंग्स, द कॉमन एरिया फॉर द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। एपिग्लॉटिस यानी लिड आ गया, एक कवर जो कि विंड पाइप के ऊपर मिलता है, यानी ट्रैकिया के ऊपर एक कवर होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस बोल देते हैं, उस ओपनिंग को जिसके ऊपर वो लिड होता है। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स जिसके द्वारा हम बोल पाते हैं। इसमें तारें होती हैं जो झंकृत होती हैं जब भी एयर आती जाती है। दिस इज द ट्रैकिया। इस पे आपको ये सर्कुलर सर्कुलर लाइंस नज़र आ रही हैं, ये हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, उपास्थि के वलय। किस लिए? टू सपोर्ट दीज ट्यूब्स। तो ट्रैकिया से लेके नीचे जाते जाते ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, सब तक आपको मिलेंगे कार्टिलेजिनस रिंग्स विच आर मेंट फॉर सपोर्ट ऑफ दिस ट्यूब्स, पाइप्स, ताकि ये पिचक ना जाएं। सोचो कि अगर ये ट्यूब्स हवा के आते जाते में पिचक जाएं, दब जाएं, नैरो डाउन हो जाएं अचानक,
तो बंदा तो गया ना काम से, तो कार्टिलेज हमें बचाता है। ये ब्रोंकस अलग अलग लंग में जा रही है। फिर आ गए इनके भी डिविजन्स यानी ब्रोंकियोल्स। समटाइम्स द ब्रोंकस कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज द प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकस, ऐसे करके ब्रोंकाई करके भी इनको डिविजन्स दे देते हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद आ जाएंगे एल्वियोलाई के डक्ट्स। ये डक्ट आ गया, तो पाइपें पाइपें आ गई पतली पतली जो डक्ट्स हैं, और इनमें कार्टिलेजनस रिंग्स नहीं मिलते इन डक्ट्स में। ये डक्ट्स किसको लीड कर रहे हैं? ये जो गोभी के फूल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको एल्वियोलर सैक कहते हैं। दीज येलो विच हैव शोन आर द एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स। लंग्स की दो लाइनिंग्स हैं, ये आपको दिख रही है, लाइनिंग नंबर 1 एंड इनर वॉल लाइनिंग नंबर 2। टू वॉल्स आर देयर एंगल्फिंग द लंग, और इनको प्लूरा बोलते हैं मिला के। इन दोनों लेयर्स को, मेम्ब्रेन्स को प्लूरा कहते हैं, द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन। और के इनके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है इन दोनों के बीच में, मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम होता है लुब्रिकेशन और बचाना, शॉक वगैरह से ये बचाता है। थोरेसिक कैविटी, ये सारा कुछ थोरेसिक कैविटी पे पड़ा हुआ है। थोरैक्स की कैविटी है ये, जिसके अंदर ये लंग्स पड़े हैं। सेंटर में यहाँ पे कहीं हार्ट होता है, इधर हार्ट पड़ा होता है पीछे को। और ये जो नीचे हमने देखा है ये डायफ्राम है, यानी मेम्ब्रेनस फ्लैप स्ट्रक्चर, जो कि एक डोम शेप में रहता है नॉर्मली। डोम यानी गुंबद के रूप में ये पड़ा रहता है। तो ये शुरू के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल लेयर्स यानी नॉस्ट्रिल से लेके ये नेजोफेरिंग्स आ गया, और ये साउंड बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे कंडक्टिंग पार्ट कहलाते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। और इनका काम है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, एयर को वाटर प्रदान करना, उसको मॉइस्ट करना, और एयर के टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है सारा एरिया, कि अगर बहुत ठंडी एयर है तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा, बहुत गर्म एयर है तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा। फॉरेन पार्टिकल्स को हटाएगा, ये भी इसका काम है। एयर ट्रांसपोर्ट इसका मेन मकसद है, इसलिए इसको कंडक्टिंग पार्ट कहा जाता है। जो इनके अंदर हेयर्स होते हैं उससे फॉरेन पार्टिकल्स रोक लिए जाते हैं, उन हेयर्स के द्वारा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को रोक लिया जाता है। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, where actual exchange of gases is taking place. It is the diffusion site of exchange of oxygen and CO2. Alveolar sacs और इनके ducts, ये दोनों बनाते हैं respiratory part को. These comprise the respiratory or the exchange part of the respiratory system in man. ये सारा ऊपर का एरिया बॉडी का थॉरेक्स है। नीचे आ जाता है एब्डोमेन। थॉरेक्स पूरा कवर्ड है चारों तरफ से, एक बॉक्स, एक केज की तरह है जो पूरा कवर्ड है। नीचे तो ये आ गया फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम आ गया। रिब्स आ गए, लेटरली साइडों पे रिब्स पड़े हैं। और स्टर्नम, ये स्टर्नम होती है ना, ये बोन रिब्स वाली, ये आगे आगे का स्ट्रक्चर बना रही है। स्टर्नम आगे आगे आ गई, रिब्स साइडों पे आ गए, और पीछे आ गई वर्टिब्रल कॉलम। तो पूरा बॉक्स है, कवर्ड है, थोरैसिक चैम्बर कहलाता है इसीलिए, जिसके अंदर पड़े हैं महफूज हमारे फुफ्फुस यानी लंग्स, 2 लंग्स, वेल प्रोटेक्टेड। सो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेटरी प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? पहला, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। सांस ले रहे हो आप, ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन,
इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल देते हैं। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, और वेंटिलेशन क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है, वेंटिलेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। देन इट इज़ द गैसियस डिफ्यूज़न। नेक्स्ट स्टेप एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है। एल्वियोलाई जो पड़े हैं, एल्वियोलर सैक्स जो पड़े हैं, उनके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी ऑक्सीजन जो आई है, ये बदले में दे देंगे CO2। एल्वियोलाई छोड़ देंगे CO2, एयर के अंदर जो एयर बाहर जाएगी वो CO2 लेके जाएगी फ्रॉम द एल्वियोलाई। दैट इज गैसियस डिफ्यूजन। नेक्स्ट is transport of gases by the blood. It is the blood which carries the oxygen and the CO2 in the body. तो यहाँ से जो चलेगी ऑक्सीजन वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा चलेगी और टिश्यूज़, सारे टिश्यूज़, सारे बॉडी पार्ट्स को पहुँचा दी जाएगी ऑक्सीजन। ये करतब कौन करके दिखाएगा? ब्लड करके दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एल्वियोलाई के अंदर हैं बहुत सारी कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज देयर इन द वॉल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, एल्वियोलाई। फोर्थ इज द गैसियस डिफ्यूजन अगेन एट द टिश्यू लेवल नाउ अकरिंग, कि टिश्यूज तक कैपिलरीज आ गई हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पहुंचा है टिश्यूज तक और ऑक्सीजन लेके आया है। आहा हा हा, सेल्स को इसका मतलब ऑक्सीजन मिल गई है, अब वो ले लेंगे इससे बाय डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न, और बदले में दे देंगे CO2 कैपिलरीज को ले जाने के लिए। और सेल्स के अंदर क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ATP विल हैपन हेयर नाउ। Burning of the food, oxidation of the food will happen here with the help of enzymes to get ATP, जिससे हम सारे कार्यकलाप कर पाएंगे। Mechanism of breathing comprises of two main processes: inspiration यानी in breathing, expiration breathing out। इंस्पिरेशन को इनहेलेशन, एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पिरेशन में ये ज़रूरी है कि प्रेशर ग्रेडियंट हो। गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रेशर ग्रेडियंट इज़ हाईली नेसेसरी। तो बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, एज कंपेयर टू द लंग्स विच हैव लेस एयर प्रेशर। हैंस द ऑक्सीजन विल रश इनसाइड, द एयर विल रश इनसाइड टू द लंग्स। इसमें ये जो है डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? रिब्स के बीच में ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पड़ी होती हैं, रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से ही इंस्पिरेशन हो पाती है। ये दोनों कार्य होने से, कॉन्ट्रैक्शंस होने के कारण थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, थोरैक्स का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। और उससे क्या होगा? इंक्रीज होने से ये जो लंग्स हैं हमारे, ये उस जगह को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें एयर है, इनमें एयर है ही, तो एयर उस जगह को, इंक्रीज जगह को कवर करने के लिए लंग्स फूल जाएंगे और एयर और अंदर आएगी, एयर अंदर आएगी और लंग्स फूल जाएंगे। ये है इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन, बाहर लेस एयर प्रेशर होना चाहिए एज कंपेयर टू द लंग्स एयर प्रेशर, देयर इज मोर हेयर, अतः मोर से लेस में जाएगी एयर, तो एयर विल रश आउट, लंग्स पिचक जाएंगे और ऐसे में उल्टा होगा, यानी कि डायफ्राम का क्या होने वाला है? रिलैक्सेशन, diaphragm will relax. Same way the intercostal muscles, the external intercostal muscles of the rib, they will also relax simultaneously, leading to smaller thoracic cavity now, reduced thoracic cavity। तो उससे ये क्या होगा? ये लंग्स हमारे पिचक जाएंगे
they will shrink and forcefully the air will be thrown out carrying the CO2. So this is how inspiration will bring in oxygen rich air. एक्सपिरेशन में CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ए और बी डायग्राम में किस में इंस्पिरेशन हो रही है, किस केस में एक्सपिरेशन हो रही है? एनी आइडिया? लुक एट द थोरेसिक कैविटी। कहाँ पे आपको थोरेसिक कैविटी ज़्यादा लग रही है, किस केस में? यस, इसमें थोरेसिक कैविटी ज़्यादा है, क्योंकि लुक एट द शेप ऑफ द डायफ्राम। ये चपटा सा हो गया, फ्लैटेंड आउट हो गया है ऑलमोस्ट, जबकि ए में ये इस तरह से है डोम शेप्ड, और इसके कारण और इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन के कारण, डायफ्राम की रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा? द एयर विल बी एक्सहेल्ड आउट, इट विल बी थ्रोन आउट, CO2 विल कम आउट। ये है एक्सहलेशन होता हुआ, यानी एक्सपीरेशन हो रही है। यहाँ लंग्स पिचक रहे हैं क्योंकि ये सारा थोरैक्स का एरिया रिड्यूस्ड हो गया है, रिब्स पिचके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? इंस्पिरेशन हो रही है, एयर इज बीइंग टेकन इनसाइड, और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और रिब केज ऐसे फूल सा जाए। ये देखो, फूला हुआ सा है ये, इसकी ओपनिंग, ये पिचका हुआ सा है, पतला सा है। ये देखिए, इस तरह से मान सकते हैं, ये इस तरह का लिफाफा सा है, और ये इतना खुला हुआ सा लिफाफा सा है, ये वाला एरिया। तो इट विल ओपन अप, ये ऊपर को उठता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। रिब केज ये ऊपर हो जाएंगे रिब्स, और उससे बहुत सारी जगह मिल जाएगी, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। इसी तरह से डायफ्राम भी देखो फ्लैट हो गया है, नीचे को आ गया है, इट हैज़ बीन पुश्ड डाउन और ऐसी पोजीशन में आ गया है। इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सो रिमेंबर दैट इन एक्सपिरेशन, यानी जब हवा बाहर निकाली जाती है, ब्रीदिंग आउट किया जाता है, तब रिब्स नीचे चले जाते हैं, डाउन डाउन डाउन, नीचे चले जाते हैं। इंस्पिरेशन में थोरैक्स की कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, उससे लंग्स एकदम फूल जाते हैं, एयर रशेस इनसाइड टू फिल द लंग्स। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, एयर प्रेशर बड़ा लो हो चुका था लंग्स के अंदर एज कंपेयर टू द आउटसाइड। डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पे बहुत कम हो गया, क्योंकि देखो लंग्स ने जगह ले ली ना, फैली हुई जगह को लंग्स ने ले लिया, तो एयर यहाँ बहुत कम हो गई, एयर का प्रेशर, एयर वॉल्यूम बहुत कम हो गया, उससे एयर अंदर आई, तुरंत अंदर आई। हम अपनी इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन, इन ब्रीदिंग और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, इसको पावरफुल कर सकते हैं बाय यूजिंग द एब्डोमिनल मसल्स। सम ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, फॉर एग्जांपल रेक्टस एब्डोमिनिस, ऐसी मसल्स को यूज़ करके हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं अपनी ब्रीदिंग की। इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को याद रखना है हमने इंस्पिरेशन में, यानी ब्रीदिंग इन, टेकिंग द एयर इनसाइड द लंग्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम क्या है? मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा डायफ्राम। और इंस्पिरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का बहुत बढ़ जाएगा तो जो लंग्स हैं
उनको एक्सपैंड करना पड़ेगा उस जगह को भरने के लिए। एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ एयर बहुत कम हो जाएगी इनमें लंग्स के अंदर, यानी कि एयर प्रेशर विल लोअर डाउन एज कंपेयर टू द आउटसाइड एयर। एयर बाहर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, एयर की अंदर प्रेशर कम है, एयर का प्रेशर बाहर ज़्यादा है। सो एयर विल रश इनसाइड टू फिल अप द गैप, द ग्रेडियंट। और इसके लिए क्या ज़रूरी था कि डायफ्राम ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा थोरैसिक कैविटी के कॉन्ट्रैक्ट करके। और इसी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली अलोंग विद द डायफ्राम, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और लंग्स फैलेंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर भी कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, एयर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा अंदर। बाहर की एयर जिसका एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इट विल रश इनसाइड टू फिल अप द गैप। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ था कि डायफ्राम फ्लैटन आउट हो जाएगा, नीचे को चला जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। उससे ये देखो कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स बाहर को निकल आएंगे। ये देखो रिब्स बाहर को हो जाएंगे। कैन यू सी कितना डिफरेंस है ए और बी में? इसमें रिब्स बाहर को निकले हुए हैं, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। बी में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत कम है क्योंकि डायफ्राम ने अपनी जगह वापस ले ली है, ये डोम शेप्ड हो गया है, वापस आ गया है, तो उससे लंग्स पिचकेंगे। इसी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्सेशन दिखा रही हैं along with the diaphragm. Diaphragm is showing relaxation, intercostal muscles are showing relaxation, hence the thoracic cavity volume decreases, lungs पिचकेंगे, they will shrink and air will be pushed outside to the outside, it will be thrown. This air will contain CO2. इसको एक्सपिरेशन कहते हैं। 1 मिनट में मनुष्य 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है, एक हेल्दी ह्यूमन। द स्पायरोमीटर इज अ डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज मेंट टू असेस अ पर्सन्स पल्मोनरी हेल्थ। आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, लंग्स कितने हेल्दी हैं, एयर का वॉल्यूम इन द लंग्स, ब्रीदिंग का रेट, अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स को जांचने के लिए, असेस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं। इसकी हेल्प से मॉनिटर पे आपको पता चल जाएगा द वॉल्यूम, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स, एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। इस तरह का छोटा स्पायरोमीटर, सिंपल स्पायरोमीटर भी मार्केट में मिल जाता है टू चेक इन द होम्स योर पल्मोनरी हेल्थ। ये बॉल्स को ब्लो करोगे आप, बॉल्स ऊपर को उठती हैं। इस सब को देख के असेस किया जाता है आपकी लंग्स की हेल्थ का।